नालंदा विश्वविद्यालय भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। अपने प्राचीन अवशेषों के समीप नालंदा का नव जागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा, जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। आज हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जहां नए कैंपस का उद्घाटन 19 जून को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था। उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और 17 देशों के राजदूत भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने यहां पर 3 बातों का जिक्र किया। पहली बात, नालंदा सिर्फ एक नाम नहीं, एक पहचान सम्मान है। दूसरी बात, आग के लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं लेकिन वह लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकते हैं। और तीसरी बात, मोदी कहते हैं कि मेरा मिशन है कि भारत दुनिया में शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बने। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल बिल्डिंग विज्ञान अ नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। भारत के कॉलेज और विश्वविद्यालय आज भले ही विश्व के टॉप शैक्षणिक संस्थानों में शामिल न हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब ये देश विश्व में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जहां दुनिया को शून्य देने वाले महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, ब्रह्मदत्त, बाइनरी नंबर सिस्टम देने वाले पिंगला, दुनिया को योग सिखाने वाले पतंजलि, दशमलव संख्या प्रणाली देने वाले वराहमिहिर आदि ने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। हमें एक चीज को समझना चाहिए, उस समय तो इंटरनेट वगैरह नहीं था, तो उस समय ऐसा था कि नॉलेज को कोई कॉपी नहीं कर सकता था। और आज इंटरनेट के जमाने में जितनी जल्दी नॉलेज फैलती है वैसा कुछ नहीं था। और उस समय एजुकेशन कुछ चुनिंदा जगहों में ही मिलती थी। उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी थी, जिसकी स्थापना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी 500 वर्ष पहले हुई थी। मगर समय के साथ और विदेशी आक्रमण ने भारत की शिक्षा प्रणाली को नष्ट किया। नालंदा यूनिवर्सिटी भारत में ही नहीं, दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्द ना प्लस आलम प्लस दा के संधि विच्छेद से बना है। इसका अर्थ ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध न रखना से है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी के 427 ईस्वी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। नालंदा में खुदाई के दौरान ऐसी कई मुद्राएं भी मिली हैं जिससे इस बात की पुष्टि भी होती है, जो लगभग 500 सालों तक जमीन में दफन था, जो इतिहास के पन्नों में गायब हो जाती है। बहुत समय के बाद भी इस पर चर्चा नहीं होती है। साल 1799 की बात है। मैसूर में टीपू सुल्तान की हार के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी काफी ताकतवर हो चुकी थी। हालांकि पूरे हिंदुस्तान पर जीत अभी बाकी थी और इस रास्ते पर चलने के लिए अंग्रेजों को जरूरत थी एक मैप की। टीपू की हार के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने साउथ इंडिया में सर्वे का काम शुरू किया। यही कोशिश आगे चलकर भारत के नक्शे के रूप में परिणत हुई। मैसूर में सर्वे का जिम्मा जिस शख्स को मिला उनका ही नाम था फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन। हैमिल्टन ने पहले मैसूर का सर्वे किया। इसके बाद 1807 में उन्हें बंगाल की जिम्मेदारी मिली। बंगाल में सर्वे के दौरान बिहार के राजगृह से कुछ दूर बड़गांव नाम की जगह पर हैमिल्टन का ध्यान कुछ बौद्ध मूर्तियों की तरफ गया। मूर्तियां जहां मिली वहां एक बड़ा सा टीला बना हुआ था। हैमिल्टन को एहसास हुआ कि इस जगह का भारत के इतिहास से एक तगड़ा संबंध है, लेकिन वो फिर भी इसे पहचान नहीं पाए। हालांकि जो देखा हैमिल्टन ने उसे डायरी में नोट कर लिया और आगे गंगा नदी में मिलने वाली मछलियों पर शोध करने चले गए। आगे चलकर हैमिल्टन की डायरी एक अंग्रेज फौजी अफसर मार्खम किट्टो के हाथ लगी। उन्होंने इसका मिलान किया हवेन सांग के यात्रा वृतांतों से। हवेन सांग एक बौद्ध भिक्षु का नाम था जो 7वीं सदी में चीन से भारत आए थे। हवेन सांग के यात्रा वृतांतों को पढ़कर अंग्रेज अफसर को एहसास हुआ कि हैमिल्टन ने जो जगह खोजी थी वो असल में नालंदा था, जहां मौजूद था भारत का प्राचीनतम विद्यालय, जो अपने समय में दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करता था। और फिर 1847 में आर्कियोलॉजिस्ट मार्खम किट्टो ने बड़गांव के खंडहरों को प्राचीन नालंदा के रूप में पहचानने का प्रयास किया और अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में इसकी पुष्टि की। साल 1915 अमेरिकी आर्कियोलॉजिस्ट डीबी स्पूनर के तहत नालंदा की खुदाई का काम शुरू हुआ और 1937 तक चला। आजादी के बाद 1974 और 1982 में कई दौर की खुदाई और रेस्टोरेशन का काम हुआ। इस खुदाई में मिला क्या, ये जानने से पहले थोड़ा और पीछे चलते हैं और जानते हैं नालंदा के बनने की कहानी। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। इतिहास के अनुसार सन 1193 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद इसे नेस्तनाबूद कर दिया गया था। बख्तियार खिलजी से पहले भी नालंदा पर हमला हुआ। अभिलेखों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने 3 बार नष्ट किया था, लेकिन केवल 2 बार ही इसको पुनर्निर्मित किया गया। पहला अटैक स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी के शासनकाल के दौरान मेहर कुल के अधीन हूनों द्वारा किया गया था।
लेकिन स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने पुस्तकालय की मरम्मत करवाई और एक बड़ी इमारत के साथ सुधार दिया था। दूसरा अटैक 7वीं शताब्दी की शुरुआत में गौड़ों द्वारा किया गया। इस बार बौद्ध राजा हर्षवर्धन ने 606 से 648 ईस्वी में विश्वविद्यालय की मरम्मत करवाई थी। उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी 500 सालों तक बिल्कुल शांति से रहा। फिर दूसरे अटैक के 500 साल बाद यानी आज से 831 साल पहले 1193 में तीसरा अटैक हुआ नालंदा यूनिवर्सिटी पे, जो कि सबसे हार्मफुल था। और इस अटैक को किया था बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी के अंत में, जब मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी को नालंदा विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि के बारे में और उसके इतिहास के बारे में पता चला तो उसे ऐसा लगा कि यह विश्वविद्यालय इस्लाम धर्म के लिए एक चुनौती बन सकता है। जिसके बाद बख्तियार खिलजी की सेना ने बौद्ध भिक्षुओं पर हमला कर दिया और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने के लिए उसमें आग लगा दी, क्योंकि उस समय इस विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में 90 लाख पुस्तकें थी। इसलिए हमले के बाद यह विश्वविद्यालय लगभग 3 महीनों तक आग में ऐसे ही धधकता रहा और इस आक्रमण में यहाँ कार्य करने वाले कई धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को भी मार डाला गया था। ये बात मिन्हाज अल सिराज जुजानी, जो कि एक पर्शियन हिस्टोरियन थे, उन्होंने कहा था कि जलती हुई किताबों को देखकर बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही थी, क्योंकि वो बस किताबों का जलना नहीं था बल्कि हजारों साल के रिकॉर्ड्स का जलना था। इस घटना के बाद नालंदा का फिजिकल एग्जिस्टेंस मिट गया और बाद में कई सदियों तक इस विश्वविद्यालय के जले हुए अवशेष खंडहर स्थिति में रहे थे। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थीं, जो अब नष्ट हो चुकी है। नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारों के अवशेष आज भी इतनी चौड़ी हैं कि इनके ऊपर ट्रक भी चलाया जा सकता है। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था। विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में हाथ से लिखी 90 लाख पांडुलिपियां यानी 90 लाख पुस्तकों का एक बहुत विशाल संग्रह मौजूद था। सोचिए, 90 लाख पुस्तकें पांडुलिपि उस जमाने में थी जो हाथ से लिखी गई थी। नालंदा को तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। वहीं आवासीय परिसर के तौर पर यह पहला विश्वविद्यालय है। यह 800 साल तक अस्तित्व में रहा। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और यहाँ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ उनका रहना और खाना भी पूरी तरह निःशुल्क होता था। इस विश्वविद्यालय में एक समय में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे और 2,700 से ज्यादा अध्यापक उन्हें शिक्षा देते थे। नालंदा में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई दूसरे देशों के छात्र भी पढ़ाई के लिए आते थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य ध्यान और आध्यात्म के लिए एक स्थान बनाने से था। ऐसा भी कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने कई बार यहाँ की यात्रा की और यहाँ पर रहकर ध्यान लगाया। इतिहास के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में एक धर्मगुंज नाम की एक लाइब्रेरी थी। इसका मतलब सत्य का पर्वत से था। लाइब्रेरी के 9 मंजिलों में 3 भाग थे, जिनके नाम रत्नरंजक, रत्नदधि और रत्नसागर थे। नालंदा में छात्रों को लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वॉरफेयर, इतिहास, मैथ्स, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमिक, मेडिसिन समेत कई विषयों को पढ़ाया जाता था। इस विश्वविद्यालय में कई महान विद्वानों ने पढ़ाई की थी, जिसमें मुख्य रूप से सैंग, नागरार्जुन, वासुबंधु, बुद्धपलिटा, शांतारक्षिता, लामा अतिश, धर्मपाला, डामकर्टी, असांगा, चंद्राकीर्ति, स्लिलाभद्र, चाइनीज फिलोसोफर शैनजिंग एंड फेमस मैथमेटिशियन आर्यभट्ट का नाम शामिल है। उन विद्वानों ने नालंदा के माहौल, वास्तुकला और शिक्षा के साथ साथ नालंदा के शिक्षकों के गहन ज्ञान के बारे में भी अभिलेख छोड़े हैं। सबसे विस्तृत विवरण चीनी विद्वानों से प्राप्त हुए हैं और इनमें से सबसे प्रसिद्ध जुआनजांग हैं, जो कई सौ शास्त्रों को अपने साथ ले गए थे, जिनका बाद में चीनी भाषा में अनुवाद किया गया था। इस विश्वविद्यालय की एक खास बात यह थी कि यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली से सभी कार्य होता था। कोई भी फैसला सभी की सहमति से लिया जाता था। मतलब सन्यासियों के साथ टीचर्स और स्टूडेंट्स भी अपनी राय देते थे। खुदाई के दौरान यहाँ 1.5 लाख वर्ग फीट में नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि ये सिर्फ यूनिवर्सिटी का 10% हिस्सा ही है। मार्च 2006 में बिहार राज्य विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्राचीन नालंदा के पुनरुद्धार का प्रस्ताव रखा था। प्राचीन नालंदा की पुनर्स्थापना की मांग को लेकर सहमत विचार एक साथ आए। सिंगापुर सरकार से जनवरी 2007 में फिलीपींस में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS के 16 सदस्य राज्यों के नेताओं से और चौथे EAS शिखर सम्मेलन में
अक्टूबर 2009 में थाईलैंड से भारत की संसद ने नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 पारित किया और सितंबर 2014 में छात्रों के पहले बैच का नामांकन हुआ। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण स्थान पर विश्वविद्यालय परिसर के लिए 455 एकड़ जमीन आवंटित करने में देर नहीं लगाई। बी.वी. दोषी ने प्राचीन नालंदा के वास्तु को दर्शाते हुए पर्यावरण के अनुकूल वास्तुकला का डिजाइन तैयार किया है। साथ ही इसमें विश्व मानकों से मेल खाने वाली सभी आधुनिक सुविधाएं भी शामिल की गई हैं। यह एक बड़ा कार्बन फुटप्रिंट मुक्त नेट जीरो कैंपस है, जो कई एकड़ हरियाली और 100 एकड़ जल निकायों में फैला हुआ है, जो वास्तव में शिक्षा के लिए एक निवास स्थान है। आज 10 वर्षों के बाद इस विश्वविद्यालय में कुल 17 देशों, उनमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, ब्रुनाई दारुस्सलाम, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम के 400 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं और इसके परिसर में अब एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने 19 जून को नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें 2 नए एकेडमिक ब्लॉक हैं, 40 कक्षाएं, 300 सीटों का एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम और 550 छात्रों के लिए एक हॉस्टल तैयार किया गया है। हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि पहले पूरी दुनिया के लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे और अपने देशों में जाकर शिक्षा का प्रचार करते थे। विश्वविद्यालय के खंडहर को देखकर अपने देश और उसके इतिहास पर गर्व होता है। हम लोगों से अपील करते हैं कि यहाँ जरूर आएं और इसे देखें, ताकि आप भी अपनी शिक्षा व्यवस्था और संस्कृति पर गर्व कर सके। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे एक लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।